द सीजीपीसी कोच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा के ऊपर हम अपने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी 31 जनवरी तक रोज आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर एक एक वीडियो आएंगे, जहां से 14 फरवरी को आपको जो सीजीपीएससी प्री आप देने वाले हैं, तो निश्चित तौर पे इस 31 जनवरी तक लगातार अपने चैनल में जितने वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँगा, मान के चलिए कम से कम छत्तीसगढ़ के जो 50 प्रश्न होते हैं, तो उस 50 में से कम 25 प्रश्न जो हैं इस सारे वीडियो से कवर हो जाएंगे। तो आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ होगा। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं विभिन्न क्षेत्रवार अध्ययन करें। देखें तो जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कृषि एवं संबद्ध सेवा, उद्योग और सेवा क्षेत्र के आधार पर, अब हम उसी स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में चर्चा करेंगे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि और योगदान को किस आधार पर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के आधार पर उसके पहले प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र को समझ लें। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है फसलें, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन एवं उत्खनन। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो सीधे प्रकृति से प्राप्त है, ये प्राथमिक हुआ। सीधे प्रकृति से प्राप्त है वो प्राथमिक हुआ। ठीक है। तो खनन एवं उत्खनन भी प्रकृति से प्रत्यक्ष प्राप्त है, इस वजह से ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, जबकि कृषि क्षेत्र में खनन एवं उत्खनन नहीं आता है, इसलिए इसको बार बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो यहां से जो भी रॉ मटेरियल मिल रहा है उसका उसके माध्यम से जो अलग अलग उद्योग स्थापित हैं, जैसे कि खनन एवं उत्खनन की बात करें तो खनन के माध्यम से मिला बॉक्साइट खनिज, और उस बॉक्साइट खनिज से मिलने वाला जो पदार्थ है एल्यूमिनियम, तो उसके लिए बाल्को जो है काम करती है, एल्यूमिनियम बाल्को जो है एल्यूमिनियम उत्पाद बनाने का काम करती है बॉक्साइट अयस्क से, है ना। तो बॉक्साइट जो था वो कौन सी कैटेगरी में आ गया, प्राथमिक क्षेत्र की कैटेगरी में आ गया। एल्युमिनियम जो है उद्योग द्वारा डेवलप किया गया तो वो द्वितीय क्षेत्र की कैटेगरी में आ गया। ये डिफरेंसेस है ना भाई। तो उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है आपका। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में शामिल है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रकार की सेवाएं आ जाती हैं, जिसके ऊपर पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी। अब चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के बारे में हो सकता है आप में से बहुत सारे छात्र पहली बार सुन रहे होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में इसको विस्तार से और आप लोग को बताया जाएगा, विशेषकर जब मुख्य परीक्षा की क्लासेस होंगी। तो इसमें देखिएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अनुसंधान जैसे जो क्षेत्र है ना भाई, जहां पर रिसर्च वगैरह की बात हो रही है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च वाला जो क्षेत्र है उसको अब भारतीय अर्थव्यवस्था में चतुर्थ क्षेत्र की संज्ञा दी जा रही है, चौथे क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। और इसी में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पॉलिसी मेकर की बात करें, नीति निर्माण की बात करें, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था का आधार है। नीति आयोग के बारे में आपने सुना ही होगा, माननीय प्रधानमंत्री जिसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो नीति निर्माण का जो डिपार्टमेंट है, पॉलिसी मेकर जो पार्ट आ जाता है इकोनॉमिक फील्ड में, सभी जब ये तो पॉलिसी मेकर वाला जो पार्ट है, ये अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र के रूप में इसको समझा जा रहा है। निश्चित तौर पे पॉलिसी मेकर, नीति निर्माण का बहुत बड़ा योगदान है किसी भी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाए रखने में, उसको विकासशील, प्रगतिशील बनाने में, उसको विकसित करने में, उसको स्थायित्व प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो नीतियों का ही होता है। नीतियां निर्धारित करती हैं भविष्य क्या होगा। तो अब इसके आधार पर हम देखें स्थिर मूल्य पर प्राथमिक क्षेत्र का, अब हम कहाँ आ गए, जीएसडीपी में, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2019-20 में, आधार वर्ष 11-12 में स्थिर मूल्य पर, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 28.53% अनुमानित है। द्वितीय क्षेत्र का 34.47% अनुमानित है और तृतीय क्षेत्र का 37% अनुमानित है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में वृद्धि 4.18% अनुमानित है प्राथमिक क्षेत्र में,
द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि 4.76% अनुमानित है और तृतीय क्षेत्र में वृद्धि 6.62% अनुमानित है। इसी को हम प्रचलित मूल्य में देखें तो प्रचलित मूल्य में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 30.27% अनुमानित है वर्ष 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 32.88% अनुमानित है और तृतीय क्षेत्र का योगदान 36.85% अनुमानित है। गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात करें तो प्रचलित मूल्य पर जो वृद्धि है वो 9.99% अनुमानित है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में 5.72% अनुमानित है और तृतीय क्षेत्र में 9.35% अनुमानित है। आ जाइए पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय की तरफ। तो प्रति व्यक्ति ये ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों डेटा है ये छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में है ना भाई, ये छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में है। तो प्रति व्यक्ति निवल आय की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति व्यक्ति निवल आय वर्ष 2019-20 में 98,281 रुपये अनुमानित है। 98,281 रुपये अनुमानित है। इसी निवल आय को भारत के परिप्रेक्ष्य में राज्य की इकोनॉमिक सर्वे में 1,35,050 रुपये अनुमानित है। तो चूंकि स्टेट इकोनॉमी में राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में भारत का मेंशन किया हुआ है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आने वाली परीक्षा के लिए। निवल आय है, निवल स्थिर प्रचलित क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से जो है आपको भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बताया जाएगा। अभी मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसको आप ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए। स्थिर मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 19-20 में 83,075 रुपये अनुमानित है और प्रचलित मूल्य के आधार पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 19-20 में 1,12,318 रुपये अनुमानित है। 1,12,318 रुपये अनुमानित है। क्लियर हुआ? ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। तो पर कैपिटा इनकम को लेकर के वर्ष 16, 17, 18, 19 लगातार प्रश्न पूछा हुआ है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा हुआ है, बार बार आता है। इस बार भी इसकी संभावना पूरी तरह से सुदृढ़ होती है। अब आ जाइए बजटीय विवरण, मतलब कि बजट के ऊपर हम बात करेंगे। तो वर्ष 2019-20 का जो बजट है, अभी 20-21 चल रहा है प्रेजेंट, तो आर्थिक समीक्षा में गत वर्ष का जो बजट होता है उसमें अभी जो बजट है उसमें लक्ष्य रखा गया है और जो आर्थिक समीक्षा होती है उसमें उस लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में जो प्राप्ति होती है उसको बताया जाता है। तो लोक वित्त एक कंप्लीट टॉपिक है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। तो बजटीय विवरण की हम बात करें वर्ष 19-20 में, तो यहाँ पे देखिएगा जो वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने मेंशन किया हुआ है और इससे ज़्यादा आपको डिटेल में स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी समय कम है तो मुख्य रूप से जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसी को ही हम ध्यान में रखें बिना समय गवाए। तो इसमें देखिएगा कुल राजस्व प्राप्ति है ना भाई, अलग अलग आय से स्टेट गवर्नमेंट को इनकम होती है, अलग अलग सोर्स से आय होती है। तो कुल राजस्व प्राप्ति, तो व्यय मतलब खर्च, प्राप्ति मतलब आना, ठीक है। तो कुल राजस्व प्राप्ति जो है 79,746 करोड़ वर्ष 19-20 के अनुसार और व्यय जो है 78,594 करोड़, 78,594 करोड़। कुल राजस्व प्राप्ति या कुल राजस्व आय बोल लीजिए, कुल राजस्व व्यय बोल लीजिए, दोनों चीजें एक ही है ना भाई। तो ये कुल राजस्व प्राप्ति है या कुल राजस्व आय या कुल राजस्व व्यय। तो कुल राजस्व व्यय 78,594 करोड़ और कुल राजस्व आय 79,746 करोड़, ठीक है भाई, 79,746 करोड़ रुपए। ये दो अलग अलग डेटा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा जो अमाउंट आ रहा है उससे कम जा रहा है, तो ये हुआ राजस्व आधिक्य। तो राजस्व आधिक्य कितना है? 1,151.47 करोड़ रुपए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ध्यान में रखिएगा इसको। गैर कर राजस्व, तो गैर कर राजस्व 28,899 करोड़ रुपये, जिसमें गैर कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा किसका होता है? तो गैर कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सा होता है केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का। तो गैर कर राजस्व में केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान कितना है? 20,074 करोड़ रुपये।
तो ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है ना। वर्ष 2019-20 के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की राशि कितनी रही, तो 20,074 करोड़ रुपए। ठीक है। वृद्धि की बात करें तो राजस्व प्राप्ति में गत वर्ष की तुलना में 7.72% की वृद्धि दिखाई पड़ती है, और कुल कर राजस्व में गत वर्ष की तुलना में 9.55% की वृद्धि दिखाई पड़ती है। कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है अपने स्तर पर। तो कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान, कुल राजस्व प्राप्ति, ये देखिए ये राजस्व प्राप्ति है, तो कुल राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान कितना प्रतिशत रहा, तो 63.76%, 63.76%, 63.76% कुल कर राजस्व प्राप्ति में कर राजस्व का योगदान रहा। तो ये आपके 6-7 स्टेटमेंट जो है बजटीय विवरण के परिप्रेक्ष्य में हो जाते हैं। तो चीज़ों का ध्यान रखना है, वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। समय कम है, जितनी जल्दी हो सके अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आपको एग्जाम में बैठना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कंटेंट में हम राज्य के जनसंख्या के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे।